हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं GS2 का यूके पीसीएस मेंस का 15th पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मान के चलिए इनमें से किसी एक टॉपिक से आ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, इस पॉइंट की। तो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा संभावना कौन से पॉइंट के आने की है। ठीक है, टाइप 15 पॉइंट है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये हेडिंग है इसकी। इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं? ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, अर्थात शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ये इसकी हेडिंग है। ई गवर्नेंस अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, मॉडल सफलताएं, सीमा संभावनाएं, नागरिक चार्टर पारदर्शिता और जवाबदेही, और संस्थागत तथा अन्य उपाय। कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करता हूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी आपको चीज़ें अपने स्तर से भी देखनी होंगी। ठीक है, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है। आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं गवर्नेंस की, तो सबसे पहले हमें कम से कम गवर्नेंस को तो समझ लेना ही चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द गवर्नेंस। ओके, तो ये दो डेफिनेशंस दी गई हैं, हो सकता है और भी कई सारे डेफिनेशंस हो, आप अपने स्तर से देख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है, देखिए। द सिस्टम ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस बाय विच अ सोसाइटी मैनेजेस इट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल अफेयर्स, यानी कि ऐसी व्यवस्थाओं की बात हो रही है जिसमें संस्था अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मैनेज करती है थ्रू इंटरेक्शन विद इन एंड अमंग द स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जरूर गवर्नेंस को ज़मीन पर उतारने के लिए हमको कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कवर किया गया है। वो सेक्टर्स कौन कौन से, उनको एक्टर्स भी कहा जाता है, स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ऐसा मानता है कौन? UNDP। वर्ल्ड बैंक ने भी डेफिनेशन दी है, बिल्कुल सरल। गवर्नेंस इज अ मेथड थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ कंट्री। अर्थात किसी देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो रिसोर्स है उसका सही ढंग से मैनेज कर लेना ही क्या कहलाता है? गवर्नेंस कहलाता है। और ये एक खास किस्म की क्या है? एक एक्सरसाइज है। ऐसा ही किसका मानना है? वर्ल्ड बैंक का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो आप चाहें तो इन किसी भी डेफिनेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये सदी हुई डेफिनेशन है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गुड गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप आंसर लिखने के दौरान इस प्रकार का डायग्राम बना सकें तो काफ़ी अच्छे मार्क्स अटेन किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूँ और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से संबंधित देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें कि की फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सिविक पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, एफिशिएंसी कह सकते हैं, कंसेंसस ओरिएंटेड, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, रिस्पॉन्सिव, फॉलोज रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, जिनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे भी कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अर्थात जवाबदेही किसे कहते हैं, पारदर्शिता किसे कहते हैं, नियम से चलते सारी चीज़ें हो सकें वे। तो इन्हीं सब कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर आपको अगर डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस हैविंग वेरियस एलिमेंट्स, जिसमें आप ये डायग्राम बना सकते हैं और उन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। पूरे पूरे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। ओके, एक तो हो गया शासन और एक हो गया गुड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन की बात हो रही है। चलिए, की एक्टर्स ऑफ द गवर्नेंस, यानी कि नीति बनाना, सही ढंग से उसको लागू करना, सभी की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करते हुए, संविधान के अनुसार उसका पालन करते हुए उसको जमीन पर उतारना है, जो नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं और इसमें कई लोग भागीदार रहेंगे। वही है क्या? गुड गवर्नेंस।
और उसमें जो जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए डायग्राम बना के छोड़ी हैं, जो आप खुद अपने स्तर से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि स्टेट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर, ये तीन ऐसे एक्टर्स हैं किसके, गवर्नेंस के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय, या कह सकते हैं व्हाट हु आर द की एक्टर्स ऑफ गवर्नेंस। तो स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर, स्टेट से मेरा मतलब सरकार से ही है। सरकार से मेरा मतलब किस चीज़ से है, सरकार से हमारा मतलब होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग, अर्थात नीति बनाने वाली संस्था, यानी कि खुद पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी। तो अगर मैं इस डायग्राम के जरिए आपको एक चीज़ और समझाऊं तो बड़े स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। जैसे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के तीन पिलर्स होते हैं। जैसे कि एक तो हो गई क्या, गवर्नमेंट, एक हो गई क्या, इंडस्ट्री, एक हो गया क्या, खुद भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग या किसी भी देश के लोग, उद्योग और सरकार। सरकार को हम राज्य भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको इसमें बनाता हूँ, देखिए, ठीक है। देखिए, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो हो गई क्या, सरकार, यानी कि राज्य, जिसको मैं स्टेट भी लिख दे रहा हूँ, स्टेट्स। एक क्या हो गया आपका, इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग, और एक हो गया आपका लोग, यानी कि पब्लिक। ठीक है। तो सरकार, इंडस्ट्री भी दो प्रकार की होती है, पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है, यानी कि सरकारी भी होती है और प्राइवेट भी होती है। क्या प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, यानी कि आधारभूत जो ढांचा है वो प्रोवाइड करेगी उद्योग को लगाने के लिए, और बदले में इसको क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। क्या प्रोवाइड करेगी, इंफ्रा प्रोवाइड करेगी। तो मौजूदा सरकार इस मामले में किस तेजी से उद्योग को बढ़ावा देना चाह रही है, ये आपको पता लगा लेना होगा। और आपको ये बात और पता चलेगी कि क्या पिछली सरकारों में ये सारी चीजें होती थी, तो उसका जवाब हाँ है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कुछ सुधार हुआ है तेजी से, यानी कि औद्योगिक माहौल इस सरकार ने अच्छा बनाया है, ऐसा हमको पता चलता है मौजूदा सरकार ने। ठीक है, इंफ्रा प्रोवाइड करेगी, बदले में ये ले लेगी। इंडस्ट्री लोगों को क्या दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। क्या प्रदान कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार दे सकती है। और बदले में क्या मिल जाएगा इसको, बदले मिल जाएगा इसको लेबर, यानी कि श्रम। बदले में क्या मिल रहा है इसको, लेबर या श्रम। वो डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी सेक्टर का है, तो उस प्रकार से लेबर ही है वो, और बदले में क्या मिल रहा है उसको, एम्प्लॉयमेंट। राज्य सरकार को क्या, राज्य जो है वो पब्लिक को क्या देगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ पुलिस, इन द फॉर्म ऑफ जजेस या जुडिशरी कह सकते हैं। और बदले में पब्लिक से क्या मिल जाता है, सरकार को शासन करने का अधिकार मिल जाता है सरकार को जनता के द्वारा। यही डेमोक्रेसी है। तो ये जो पहिया है ना, इन तीन चीजों पे घूमता है, अर्थव्यवस्था का भी। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो पहिया है ये भी कुछ इस प्रकार से ही घूम रहा होगा, किसका, गुड गवर्नेंस का। तो जान लेना इसमें जरूरी है। एक तो हो गया कि आपका राज्य, एक हो गई आपकी सिविल सोसाइटी। इसको आप पता लगाइएगा कि सिविल सोसाइटी क्या होती है। और एक है आपका क्या, बिजनेस सेक्टर। दीज आर द की एक्टर्स ऑफ गवर्नेंस। हो सकता है सवाल इसमें पूछा जाए। अब हम बात करेंगे दूसरे कंपोनेंट की, टॉपिक नंबर 15 की, जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अर्थात पारदर्शिता और जवाबदेही से आपका क्या तात्पर्य है। 50 वर्ड्स में मान लीजिए आ गया तो क्या कहिएगा, 50 वर्ड्स में अगर आ गया तो यही लिख देना है जो यहाँ पे लिखा है हमने। 100 वर्ड में आता है तो कुछ चीज़ें और ऐड करनी होगी, लेकिन क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें और जुड़ेंगी, है ना।
तो पहले देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता किसको कहते हैं। इज द डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वालिटीज ऑन विच कस्टमर क्रेडिबिलिटी इंक्रीजेस, particularly when it comes to various organization units in society। देखिए, पारदर्शिता को अगर देसी भाषा में समझा जाए तो क्या है? पारदर्शिता यानी कि आपके साथ कोई छलावा नहीं हो रहा है, चीजें सीधी साफ है। यही पारदर्शिता है। जो आपसे कही जा रही है वो आपको डिलीवर की जा रही है, इसमें कोई भी छुपाने जैसी बात नहीं है। यही है पारदर्शिता। तो सरकार आज की डेट में हम कह सकते हैं कि कई मामलों में लोगों तक जो काम करती है उसको पहुंचाती भी है और एक प्रकार से पारदर्शिता के सभी कंपोनेंट्स को पूरा करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज मस्ट कैरी आउट द ड्यूटीज, यानी कि जिन अधिकारियों को और जिन निकायों को किसी कार्य में लगाया गया है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड or what has been done, what is being done right now and what is planned are all explained and justified। अर्थात एक प्रकार से जवाबदेही की बात की जा रही है और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो किसी पद पर बैठा है या कोई संस्था जिस काम के लिए लगाई गई है, जिस काम को वो कर रही है, उसके लिए या उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे उनको संबंधित कार्य का जवाब देना होगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है। ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज मस्ट कैरी आउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड और व्हाट हैज बीन डन, क्या हुआ है, व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है अभी, एंड व्हाट इज प्लान्ड और ऑल एक्सप्लेन्ड एंड जस्टिफाइड। यानी कि आज की डेट में प्रजातंत्र की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ही सही 1950 से लेकर तक हमारी डेमोक्रेसी काफ़ी मैच्योर लेवल पर आ गई है। अब अभी भी कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं, तो डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी धीरे धीरे हमारे सामने हो रही है। देखा जाए तो प्रजातंत्र की जीत है ये। प्रजातंत्र की जीत में कई सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, जिसमें अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, आरटीआई है ना। ये प्रजातंत्र की जीत है। लेकिन जब संविधान बना था 1950 में, तब ये सारी चीज़ें नदारद थी। क्यों नदारद थी? क्योंकि ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी उस समय के समय में। राजतंत्र से प्रजातंत्र धीरे धीरे बनना था, अभी 100 साल हुए नहीं है। तो काफ़ी कुछ हमने अचीव कर लिया है और काफ़ी कुछ अचीव करना बाकी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ध्यान देंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर लिखने में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि क्या भारत में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कोई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या नहीं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो क्या है? सूचना का अधिकार, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हो सकता है संबंधित, इससे संबंधित में क्वेश्चन आ जाए कोई। वैसे ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा संभावना बनी रहती है क्वेश्चंस आने की। इट इज एन एक्ट ऑफ एन इंडियन पार्लियामेंट दैट एस्टैब्लिशेस द लॉज एंड प्रोसीजर फॉर सिटीजन्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। यानी कि कोई भी व्यक्ति सूचना मांग सकता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले, वो इस अधिकार का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं कि मुझे आंसर देखना है अपना, कि मैंने क्या लिखा था, कितने मार्क्स मिले थे, जिसकी अपनी प्रक्रिया है, जिसके लिए जो सूचना दी गई है उस सूचना को देने के लिए संबंधित अधिकारी बाध्य है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल कब आया था? द आरटीआई बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जून 2005 एंड केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005। जिन दिनों ये हुआ था, तो उसके 1-2 साल बाद तक भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे थे, प्री वाले एग्जाम में, कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब हरकत में आया, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को। इसी प्रकार से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए आरटीआई के अलावा एक चीज और है जिसको कहते हैं राइट टू पब्लिक सर्विसेज लेजिस्लेशन। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ दैट एंश्योर्स द टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फॉर अ वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। ठीक है, इसका संबंध भी क्या है? आपको सूचना देने से ही है, जो सरकार नागरिकों के लिए कर रही है समय सीमा के अंदर। तो ये कुछ टूल्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम
ये टॉपिक शुरू कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो कौन सा हो सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सिटीजन चार्टर से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, से मिल सकता है सिटीजन चार्टर से, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट पार्ट मानूंगा। आप अपने स्तर से हो सके तो सिटीजन चार्टर को जरा गंभीरता से पढ़ के जाइएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ शॉर्ट में, इन सब को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल में। तो जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं इस कम समय में, है ना, तो चाहे तो इसका लाभ उठा सकते हैं। ये रहा सिटीजन चार्टर का एक मॉडल जिसको सेवोत्तम मॉडल कहते हैं। इसको तो पढ़ेंगे हम बाद में, पहले देख लेते हैं कि सिटीजन चार्टर अपने आप में क्या चीज़ है। सिटीजन चार्टर यानी कि नागरिक चार्टर कह सकते हैं इसको, मसौदा represents the commitment of the organization towards standard, quality and time frame of service delivery, grievances, redresses, mechanism, transparency and accountability. The basic thrust of citizen charter is to make public service citizen centric. ये है इस चीज मतलब इस टॉपिक की बॉटम लाइन कि सिटीजन चार्टर का जो मेन मकसद क्या है, कि जो सेवा प्रदान की जा रही है उनको, जो सर्विसेज प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा, वो नागरिकों के इर्द गिर्द ही घूमे। इट शुड बी सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन फ्रेंडली एज वेल। तो मैं चाहूंगा कि इस वाले टॉपिक को जरा आप गंभीरता से पढ़ के जाएंगे। इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। शुरुआत उस क्वेश्चन की सिटीजन चार्टर से ही हो सकती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर, और कुछ ऐसे मॉडल्स के बारे में पूछ सकता है जो हाल ही में चर्चा में तो नहीं थे कोई। तो देखिए, ये रहा सेवोत्तम मॉडल सिटीजन चार्टर का। इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, रिव्यू, रिसीट्स, रिड्रेस, प्रिवेंशन, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरी कैपेबिलिटी, सिटीजन चार्टर एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो देखिए, तीन चीज को साथ में लेकर ये चलती है चीज, ठीक है। सिटीजन चार्टर टू मेक पब्लिक सर्विस, ठीक है। आइए अब बात करते हैं एक और कंपोनेंट की जिसका नाम है ई गवर्नेंस। नाम सुना होगा आपने, ई गवर्नेंस। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको पता ही है। तो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिटीजन्स विद सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का जो ओरिजिन है वो कब शुरू होता है, 1970s और 80s में। हैरान होने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी वो सिर्फ सीमित सेक्टर्स में शुरू की गई थी, यानी कि डिफेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग, सेंसस, इलेक्शन कमीशंस, इलेक्शन करवाने में, इन सब जगहों पर इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन उस समय तक ये जो राइट है ई गवर्नेंस वाला, कह सकते हैं कि लोगों तक त्वरित चीज़ें पहुंचाने का, वो भी शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई कंपोनेंट थे ही नहीं, मोबाइल नेटवर्क था ही नहीं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान स्टार्टेड इन लेट 1990s। आपको पता होगा कि ई गवर्नेंस का तात्पर्य यहाँ पर किस चीज़ से है, कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम नागरिकों को बेहतर सुविधा त्वरित तरीके से दे सकें। एक वर्ड देखिए, स्मार्ट, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। ये हो गए क्या, 4 पिलर। आइए थोड़ा सा और समझते हैं कि ई गवर्नेंस वाकई में क्या है। जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं उसको जरा सही ढंग से सुनिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। ई गवर्नेंस इज नॉट अबाउट ई बट अबाउट गवर्नेंस। It is not about websites and computers, but about services to citizens and businesses. Actually, e-governance is concerned with the transformation of government, modernization of the government process, and functions better public services, service delivery mechanism through technology. ठीक है, यानी कि तकनीक के माध्यम से गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, अपनी प्रक्रियाओं को और भी ज़्यादा आधुनिक किया है, ठीक।
और उसको ट्रांसफॉर्म किया है, उसका रूपांतरण किया है सेवा प्रदान करने के लिए। कुछ ई गवर्नेंस के आपको वो भी दिखाई देंगे वर्ड्स जिसको सरकार ने शुरू किया था, जैसे कि ई क्रांति के कुछ फीचर्स आपके लिए लिखने को आ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ई क्रांति। डिजिटल इंडिया मिशन काफी जाना माना मिशन था मौजूदा सरकार का, चल रहा है अभी भी। ई शक्ति, उमंग, ई संपर्क, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट ई गवर्नेंस। तो आपको बात समझ में आई कि ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट ई, व्हाट इज ई का मतलब हमको पता है, बट अबाउट गवर्नेंस इट इज नॉट अबाउट वेबसाइट्स एंड कंप्यूटर्स बट अबाउट सर्विसेज टू सिटीजन्स एंड बिजनेसेस। एक्चुअली ई गवर्नेंस इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार है उसका कायांतरण करना है, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है और अधिक से अधिक उसको सिटीजन सेंट्रिक बनाना है। पर्पस इसका भी वही है, ठीक। टाइप ऑफ इंटरेक्शंस इन ई गवर्नेंस आपने अक्सर पढ़ा भी होगा इसको। G2G का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से है। G2C का मतलब किस चीज़ से है, गवर्नमेंट टू सिटीजन से है। आप अपने आंसर्स में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आ गया है तो। G2B का मतलब किस चीज़ से है, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस से है। एंड G2E का मतलब किस चीज़ से है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज से है। दिस विल मेक योर आंसर वेरी गुड। ओके, आप ये सारी चीज़ें देख के जाने वाले हैं इस वाले टॉपिक कवर करने के लिए, ठीक है। इनिशिएटिव टू एनहांस अकाउंटेबिलिटी, अगर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है तो फिर जवाबदेही को बढ़ाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए होंगे। तो देखिए इन सब के बारे में हो सके तो पढ़ लीजिएगा। आपने पॉलिटी में इन सब चीज़ों को पढ़ा भी होगा। लोकपाल एंड लोकायुक्त आप जानते ही हैं क्या काम होता है इनका। PIL जो कि भगवती जी ने शुरू करी थी 1985 के आसपास। चीफ विजिलेंस कमीशन, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो अगर अकाउंटेबिलिटी के संबंध में कोई क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स वर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो आप इनमें से कुछ का एग्जांपल लेके उसको समझा सकते हैं। लोकपाल आप जानते ही हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो नागरिकों के हितों की बात करते हैं ये सब के सब। जैसे कि CAG जिसका उल्लेख 148 से 151 के बीच में, वो है क्या, ये हमारा पब्लिक पर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, अर्थात जो धन निकाला गया है संचित निधि से वो उसी लिए खर्च किया जा रहा है जिस चीज़ के लिए वो निकाला गया था। और पब्लिक अकाउंट कमेटी भी ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ गलत तो नहीं हो गया, धोखा तो नहीं हो रहा है नागरिक के साथ। तो ये दोनों ये पब्लिक अकाउंट कमेटी दोनों साथ मिलकर क्या करते हैं, किसी चीज़ को डील करते हैं जो उनको सौंपा जाता है। सतर्कता आयोग का भी काम यही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी संबंध उन्हीं सब चीज़ों से ही है। और लोकपाल और लोकायुक्त की आप जानते ही नियुक्ति। लोकपाल तो खैर अब बना है, लोकायुक्त राज्यों के स्तर पर पहले से ही मौजूद है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मेरिट सिस्टम काम कर रहा है ये पता लगाने के लिए कि नागरिकों के साथ कोई उनके अधिकारों के साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई खिलवाड़ ना हो उनके साथ। सरकारों को कोशिश रहती ही है, लेकिन सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए खुद नागरिकों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है अपनी। तो भारत का नागरिक खुद कितना जिम्मेदार है ये तो भारत का नागरिक ही जानता है, और सरकारें कितनी जिम्मेदार हैं सरकार जानती है। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दूसरे पर दोषारोपण देना ठीक नहीं है। ओके, तो ये सारे कुछ टॉपिक नंबर 15 से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 1 से 2 घंटे में ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन करने में मुश्किल से आधे घंटे का भी समय नहीं लगेगा। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा समय नहीं है प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।